Good morning, students. So now we have come to the final topic of your physics chapter number 4, moving charges and magnetism. Today's topic is galvanometer, but we have heard about galvanometer in our last chapter also when we were discussing about Wheatstone bridge and meter bridge. Okay, so what is a galvanometer? What is it? हम क्या देखते थे वो गैल्वेनोमीटर से क्या देखते थे? हम ये देखते थे कि भाई ये सर्किट है, इसमें करंट है भी कि नहीं है. That means we were trying to detect current in the circuit. So this is a very simple device. Galvanometer is a device which detects current in the circuit. But यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिटेक्ट्स वेरी स्मॉल फीबल करंट, है ना. स्मॉल करंट को ही वो डिटेक्ट करता है. फीबल करंट को कितना भी हो, माइक्रो एम्पियर के लेवल का अगर करंट भी हो अगर सर्किट में, तो उसको डिटेक्ट करता है. एंड इट इन अ वे वी कैन से इट ऑल्सो मेजर्स, ओके, डिटेक्ट्स एंड मेजर्स वेरी स्मॉल करंट in the circuit. So what is the device? What is galvanometer? It is a device which detects or measures very small current in the circuit. Now there are different types of galvanometer, but our topic of interest is moving coil galvanometer. There is tangent galvanometer also, but what we are really focusing in this lecture is moving coil galvanometer. Okay, moving coil galvanometer. There are two important types of moving coil galvanometer. One is called D'Arsonval galvanometer and other is called Weston type galvanometer. D'Arsonval galvanometer is a very sensitive galvanometer. यानी थोड़ा सा भी अगर करंट होगा तो बहुत जल्दी वो सेंस कर लेगा. It is by design because ये एक फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर से सस्पेंडेड रहता है, इसलिए ये बहुत ही सेंसिटिव है. दिस इज़ वेरी सेंसिटिव डिवाइस. दिस इज सेंसिटिव, है ना. वेस्टर्न टाइप एक्चुअली बोथ द कॉइल इज पिवेटेड बिटवीन टू ज्वेल बियरिंग के ऊपर में, तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्रिक्शन ज़रूर आ जाता है, तो इट इज़ लेस सेंसिटिव. वेस्टर्न टाइप इज़ वो लेस सेंसिटिव. D'Arsonval इज़ मोर सेंसिटिव. बट द थिंग इज़ कि भैया इसको हैंडल करना मुश्किल है लेबोरेटरी सेटअप में, जहाँ पे रफ़ हैंडलिंग हो सकती है, तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है. बट ये वेस्टर्न टाइप रगड टाइप का गैल्वेनोमीटर है, तो इसको ये झटके सह सकता है. वेस्टर्न टाइप D'Arsonval को एकदम प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा यहाँ पे इसमें आपको यूज़ करते वक्त इसको ध्यान रखना पड़ेगी, है ना. बट द थिंग इज़ कि ये व्हाट डू दे मेजर? दे मेजर वेरी स्मॉल करंट, है ना. तो इसका रेंज माइक्रो एम्पियर में रहता है ना. माइक्रो एम्पियर में ही ये मेजर कर सकते हैं. उससे ज़्यादा हो गया तो हम आगे पढ़ेंगे कि इसको कैसे लार्ज करंट मेजर करना है तो कैसे कर सकते हैं. तो ये चीज़ एकदम ध्यान में रखिए. गैल्वेनोमीटर्स आर द डिवाइसेस विच मेजर और डिटेक्ट्स वेरी स्मॉल करंट. ओके, टेंजेंट टाइप गैल्वेनोमीटर अभी अपने परव्यू में नहीं है, तो इस पर हम नहीं जाएंगे. व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर? लास्ट टॉपिक आप याद रखेंगे जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि द फोर्सेस डेवलप्ड इन अ कॉइल व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो उसमें जो फोर्स जो एक्सपीरियंस करता है वो कॉइल, उसके कारण में टॉर्क डेवलप होता है. ओके, so that is the working principle of this galvanometer, है ना. When a current carrying coil is placed in a magnetic field, it experiences a torque. So we have discussed what is the galvanometer, what is the device, and what are different types of galvanometer, and working principle of moving coil galvanometer. Let us quickly see the construction of moving coil galvanometer. Now look at the constructional details of galvanometer, and here we are specifically talking about moving coil galvanometer, and this is a Weston type moving coil galvanometer. Okay, so ये कैसा है भाई, है ना. तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वेस्टर्न टाइप, इसमें क्या होता है कि दिस इज़ द टॉप व्यू एंड दिस इज़ द साइड व्यू, है ना. थोड़ा सा आप इसको समझेंगे. दिस इज़ द टॉप व्यू, यानी ऊपर से अगर इसके देखें तो क्या दिखता है. सो दिस कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट. ये क्या है? हॉर्सशू मैग्नेट है. हॉर्सशू मैग्नेट्स. ओके,
तो वन इज नॉर्थ पोल एंड अदर इज साउथ पोल. ओके, हॉर्स शू मैग्नेट. बट देखेंगे शेप, ये शेप कुछ सर्कुलर टाइप का दिख रहा है. द शेप इज सर्कुलर टाइप. इसकी खास रीज़न है, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे. सो ये दिस इज देयर आर अ पेयर ऑफ हॉर्स शू मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स. इसके बीच में ये कॉयल है. कॉयल इज मेड अप ऑफ फाइन इंसुलेटेड कॉपर वायर, है ना. दिस इज मेड ऑफ फाइन इंसुलेटेड, यानी बहुत ही पतला इंसुलेटेड, यानी इंसुलेटेड यानी एनेमल्ड है, ये एनेमल्ड कॉपर वायर. और उसको एक रेक्टेंगुलर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के फ्रेम में हमने लपेटा हुआ है. और लार्ज नंबर ऑफ टन्स आर देयर, है ना. सो एक यहाँ पे जनरली ये फ्रेम एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है. सो इट इज़ वाउंड ऑन ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल एंड इट हैज़ लॉट मैनी नंबर ऑफ टर्न्स. सो सपोज मैं बोलूँ नंबर ऑफ टर्न्स आर कैपिटल N, इतने नंबर ऑफ टर्न्स है. द एंड ऑफ दिस वायर एक्चुअली इज अटैच्ड विथ अ स्प्रिंग ऑफ वेरी लो टॉर्शनल कांस्टेंट, है ना. एक स्प्रिंग है, जनरली फॉस्फर ब्रॉन्ज के स्प्रिंग से उसको लगाया हुआ है. एकदम ही यानी हल्का स्प्रिंग है. और इसके जो एक्सिस है वो दो ज्वेल पे पिवोटेड है. ये एक्सिस जो है तो ज्वेल पे पिवोटेड है. कॉइल्स दो कनेक्टिंग स्क्रू पे जुड़े हुए हैं ना. दोनों एंड जो है अलग अलग कनेक्टिंग स्क्रू में जुड़े हुए हैं ताकि हम उसके थ्रू करंट पास कर सकें. ओके, सो ये जो कॉयल है जो रेक्टेंगुलर फ्रेम के है वो क्या है, उसके बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर है, एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर है. दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर. इसकी भी एक ख़ास ज़रूरत है ना. क्यों रखा है यहाँ पे, उसकी भी खास ज़रूरत हम इसको समझेंगे. ये स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग है, ठीक है. इस सॉफ्ट आयरन कोर पे एक निडल रखा हुआ है. जनरली वो एल्यूमिनियम का बना हुआ निडल है, पॉइंटर, ये इस पर लगा हुआ है. ओके, एंड दिस निडल इज पॉइंटिंग ऑन अ सर्कुलर स्केल, है ना. एक सर्कुलर स्केल. एक्चुअली इट इज़ अ लीनियर स्केल. उसको सर्कुलर इसलिए बना है क्योंकि इट इज़ रोटेटिंग ऑन अ पिवोट, है ना. इट इज़ रोटेटिंग ऑन अ पिवोट, तो ये सर्कुलर बना, दिखने में सर्कुलर है बट इट इज़ अ लीनियर स्केल, है ना. यानी प्रोपोर्शनैलिटी में ही ये वैल्यूज़ देगा. ओके, एक सर्कुलर स्केल. ओके, तो होप दिस इज़ क्लियर, है ना. ये गैल्वेनोमीटर का क्या है कंस्ट्रक्शन. दो परमानेंट हॉर्सशू मैग्नेट्स के बीच में एक कॉयल रखा हुआ है विथ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स. कॉयल इज मेड ऑफ फाइन कॉपर वायर एंड इट इज़ वाउंड ऑन एन एल्यूमिनियम फ्रेम. बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर में एक निडल, पॉइंटर निडल लगा हुआ है. ओके, एंड द एंड्स ऑफ द कॉयल आर कनेक्टेड टू टू कनेक्टिंग स्क्रूज. ओके, होप द कंस्ट्रक्शन इज क्लियर, है ना. ये टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है. साइड व्यू से देखेंगे तो ये जो है ऐसा एक रेक्टेंगुलर कॉयल दिखेगा विथ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है. ये ऊपर से देखेंगे तो आपको कट सेक्शन का तो ये सीधा ही दिखेगा, बट यानी साइड से देखेंगे सीधा दिखेगा, बट इट इज़ अ हॉर्स शू टाइप मैग्नेट, यानी अंदर पे ये जो शेप है वो सर्कुलर है. ओके ओके, नाउ वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से whenever a current is passed through the coil, whenever the current is passed through this coil, it will experience a torque, है ना. Whenever there is a current passed through this coil, it will experience a torque. Okay, and the torque actually is given by tau is equal to m cross b, where m is the magnetic moment, and b is the magnetic field. B is the magnetic field, or is equal to mb sin theta, where sin theta is the angle between the magnetic moment and the direction of the field, है ना. थीटा क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड के बीच का एंगल है. m also is given by NIA. n m जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो किससे, उसका फॉर्मूला क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉयल, I इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच टर्न ऑफ द कॉयल, एंड a इज़ द एरिया वेक्टर या एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर कॉयल. ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है. तो इसका मतलब क्या है, दिस टॉर्क
इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। या हम उसको नीबा साइन थीटा बोलेंगे, तो हम नीबा साइन थीटा, NIBA साइन थीटा इज द टॉर्क। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पे स्प्रिंग क्यों लगाया हमने, स्प्रिंग क्यों लगाया है। जैसे कि ये पॉइंटर है, इस कॉइल में जैसे कोई करंट पास किया, टॉर्क लगा, ये घूम गया, तो कोई भाई इसको हमको जब मेजर करना है तो ये घूम के कहीं रोकना भी तो चाहिए, है ना, ये पॉइंटर को कहीं रोकना भी चाहिए। लेकिन अगर हमने इसको ऐसा फ्री छोड़ के रखा है, इस पिवोट में घूमने के लिए फ्री छोड़ के रखा है, तो ये तो बस घूम गया और कहीं भी जाके या तो एंड में जाके रुक जाएगा या कहीं बीच में पॉइंट में रुक जाएगा। तो हमको मेजरमेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो टॉर्क लग रहा है इस कॉइल में, उसका काउंटर टॉर्क भी तो लगाना पड़ेगा, ताकि कहीं तो जाके पॉइंटर रुके, ताकि हम उसकी वैल्यू ले सकें, है ना। पॉइंटर को रुकना ज़रूरी है। तो ये स्प्रिंग जो है ये क्या प्रोवाइड करता है, स्प्रिंग प्रोवाइड करता है एक रिस्टोरिंग टॉर्क। यानी अगर ये मोमेंट ऐसा हो रहा है कॉइल का, तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, इस पर उल्टा एक टॉर्क लगाने की कोशिश करेगा, जो कि हम इसको बोलेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क। तो यहाँ पे टॉर्क लगा, ये स्प्रिंग रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा। जब ये दोनों टॉर्क एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, यानी जब ये टॉर्क ड्यू टू करंट विल बी इक्वल टू द टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क, जब ये टॉर्क ड्यू टू द करंट विल बी इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क, तो ये पॉइंटर कहीं पर रुक जाएगा एंड दैट विल बी गिविंग अस द रीडिंग, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंटर घुमा, इसका मतलब क्या है, ये करंट है। तो डिटेक्शन तो हो गया भाई, इसके अंदर करंट है, हाँ, इसके अंदर करंट जा रहा है, ये तो डिटेक्शन हो गया कि करंट जाएगा तभी तो ये हिलेगा, टॉर्क लगेगा इसमें। अगर करंट जा ही नहीं रहा है तो टॉर्क लगेगा ही नहीं। तो करंट गया तो इसका मतलब है टॉर्क है। तो उसकी वैल्यू मेजरमेंट करना है, कैसे करेंगे, जब एक काउंटर टॉर्क जो है वो इस टॉर्क के बराबर हो जाएगा, देन द रिस्टोरिंग टॉर्क विल बी इक्वल टू द टॉर्क बिकॉज ऑफ द करंट, तब जाके हम मेजरमेंट ले सकते हैं। तो हमने ये दिखा लिया कि भाई टॉर्क की वैल्यू क्या है, NIBA साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू क्या है, NIBA साइन थीटा। ओके, तो अब इसमें आप देखेंगे कि मैक्सिमम टॉर्क कब लग रहा है, ये मैक्सिमम टॉर्क कब लग रहा है, जब ये साइन थीटा है, जब जो एरिया वेक्टर या मैग्नेटिक डाइपोल, जब मैग्नेटिक डाइपोल है, अगर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया, है ना। यानी यहाँ पे मैं अगर बोलूँ कि मैक्सिमम कब बनेगा, ये जब एक कॉइल का जो प्लेन है इट विल बी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स मोमेंट विल बी एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 90 होगा। जब थीटा इज इक्वल टू 90 होगा तब जाके इसमें मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। और मैक्सिमम टॉर्क क्या है, टॉर्क मैक्स क्या है, ये साइन 90 हो जाएगा, तो NIBA साइन 91, तो ये मैक्सिमम है, टॉर्क मैक्सिमम, ठीक है, दिस इज द टॉर्क मैक्सिमम, है ना। तो ये जो स्प्रिंग है उसका एक टॉर्शनल कांस्टेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, K, है ना। ये जो स्प्रिंग जो लगा है इसका एक टॉर्शनल कांस्टेंट है K, है ना। तो मैं बोलूं कि भाई रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है, रिस्टोरिंग टॉर्क, उसकी वैल्यू क्या होगी, है ना, K इज द टॉर्शनल कांस्टेंट, यहाँ पे K ही लिखा है क्या, यस, K लिखा है, टॉर्शनल कांस्टेंट K। ओके, तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क विल बी इक्वल टू टॉर्शनल कांस्टेंट इनटू द डिग्री ऑफ रोटेशन, कितना डिफ्लेक्शन हुआ है ना। इसको हम बोले, डिफ्लेक्शन को हम बोले हैं, सपोज मैं फुल डिफ्लेक्शन को, जो पूरा डिफ्लेक्शन होगा इसमें, जो पूरा डिफ्लेक्शन होगा उसको बोलता हूँ अल्फा इज फुल डिफ्लेक्शन। अल्फा क्या है,
फुल डिफ्लेक्शन, ये अल्फा क्या है, फुल डिफ्लेक्शन। तो रीस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा, है ना, एंड के इज द टॉर्शनल कांस्टेंट, ठीक है, के क्या है, टॉर्शनल कांस्टेंट। तो रीस्टोरिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क विल बी इक्वल टू के अल्फा। रीस्टोरिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, के अल्फा। ओके, तो एट इक्विलिब्रियम दिस के अल्फा विल बी इक्वल टू NIBA। एट इक्विलिब्रियम दिस के अल्फा विल बी इक्वल टू NIBA। ओके, कब, यहाँ पे क्या है, कब, जब ये जो कॉयल है हमारा रेक्टेंगुलर कॉयल, इट इज़ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये कॉयल जो है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, तब होगा। अगर पैरेलल नहीं हुआ, अगर ये कॉयल पैरेलल नहीं हुआ तो क्या होगा कि एक और वेरिएबल आ जाएगा, वो है साइन थीटा। अगर पैरेलल नहीं हुआ तो एक वेरिएबल आ जाएगा साइन थीटा, यानी कितने एंगल में है वो, मैग्नेटिक फील्ड के कितने एंगल में है ये कॉयल। ओके, अब इतने वेरिएबल यहाँ पे, एक अल्फा इज़ ऑल्सो ए वेरिएबल, करंट इज़ ऑल्सो ए वेरिएबल एंड साइन थीटा इज़ ऑल्सो ए वेरिएबल, तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, है ना, मेजरमेंट निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या किया जाए कि ये कोई भी एक वेरिएबल जो है ख़त्म कर दिया जाए, वेरिएबल ख़त्म कर दिया जाए। तो क्या किया कि भाई इसका जो शेप है, अगर ये जो शेप है इसको ऐसा रखा जाए और इसके अंदर में ऐसा कुछ चीज़ डाला जाए कि ये जो है हमेशा, ये जो कॉयल जो है हमेशा फील्ड के अलॉन्ग हो, है ना, कॉयल का जो डायरेक्शन हो हमेशा फील्ड के अलॉन्ग हो। ये जो कॉयल है वो हमेशा फील्ड के अलॉन्ग हो। तो कॉयल के शेप को तो मैं चेंज नहीं कर सकता, कॉयल के शेप को, रेक्टेंगुलर, उसको तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन ये मैं फील्ड के शेप को चेंज कर सकता हूँ। तो क्या करेंगे, है ना, ये जो मैग्नेट, जो बार मैग्नेट की जगह पे हमने क्या लगा दिया, हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है। तो अब रेड जो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाता है ना, वो ऐसे बहना अगर चालू होता है, ठीक है, तब भी काम नहीं हो रहा है अपना, तो उसमें क्या करेंगे कि एक सॉफ्ट आयरन कोर विच इज़ हाईली मैग्नेटिक, एक सॉफ्ट आयरन कोर इसके अंदर डालेंगे, तो ये क्या करेगा, सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने थ्रू पास करवाएगा। सॉफ्ट आयरन कोर क्या करेगा, ये सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनको अपने थ्रू पास करवाएगा। अपने थ्रू पास करवाएगा उसका मतलब क्या है, अपने थ्रू पास करवाएगा उसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है हमेशा रेडियल डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है हमेशा रेडियल डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से इनसाइड और यहाँ से आउटसाइड। ओके, तो ये हमने क्या किया, बिकॉज ऑफ दिस हॉर्सशू मैग्नेट एंड सॉफ्ट आयरन कोर, क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल हो गया। रेडियल यानी इट इज़ परपेंडिकुलर, इट इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस कोर, सॉफ्ट आयरन कोर के सेंटर से पास कर रहा है ना, हर एक जगह पे इट इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कोर, ठीक है, सेंटर ऑफ द कोर। ओके, लेकिन हमारा जो कॉयल है उसके लिए क्या हो रहा है ना, अगर कॉयल इस पोजीशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसके पैरेलल है। देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एंटर किया, ऐसे बाहर निकल गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर गया, ऐसे बाहर निकल गया। सपोज कॉइल अगर यहाँ पे होता है, कॉइल अगर यहाँ होता, अगेन यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन ऑफ द कॉइल। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तब भी वो उसके पैरेलल है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है सपोज, तो भी सॉरी ये कॉइल ऐसा होता है, कॉइल ऐसा होता है तो भी ये ऐसा हो रहा है। अब इमेजिन करिए कि इट इज़ पैरेलल टू, तो इनके बीच का जो एंगल है साइन थीटा या थीटा, वो हमेशा 90 डिग्री होगा, है ना। जो थीटा एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री होगा, जो तो फिर ये साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है हमेशा 1 होगा, तो हमेशा इसको टाउ मैक्सिमम मिलेगा, है ना। इसका जो टॉर्क है वो हमेशा
मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। तो फिर ऐसे केस में क्या हो गया कि हमारा जो रिस्टोरिंग टॉर्क एंड टॉर्क ड्यू टू करंट, इसको हम ऐसा इक्वेट करा सकते हैं, है ना। सपोज अभी मैं बोलता हूँ कि भाई रेडियल फील्ड नहीं है, तब क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क K इंटू एल्फा इज इक्वल टू NIBA साइन थीटा। K इंटू एल्फा इज इक्वल टू NIBA साइन थीटा। ठीक है, तो एल्फा विल बी इक्वल टू NBA साइन थीटा अपॉन K इंटू I। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, ये किसी भी गैल्वेनोमीटर का एक नंबर, एक फिक्स नंबर है, उसको तो कम ज़्यादा नहीं कर सकते, फिक्स नंबर, तो ये कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट एक स्पेसिफिक मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, तो ये भी कांस्टेंट है। एरिया ऑफ द कॉइल ऑल्सो इट इज़ नॉट चेंजिंग, तो ये भी कांस्टेंट है। टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, चेंज क्या हो रहा है, साइन थीटा और आई, है ना। तो यहाँ पे दो वेरिएबल दिख रहे हैं अल्फा को निकालने के लिए, यानी डिफ्लेक्शन निकालने के लिए दो वेरिएबल दिख रहे हैं, एक साइन थीटा दिख रहा है और एक करंट दिख रहा है। मुझे साइन थीटा जो वेरिएबल है उसको हटाना है, तो मैंने हॉर्सशू टाइप मैग्नेट लगा दिया, और हमेशा ये कोशिश हमने ये किया बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर कि इट विल ऑलवेज बी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। द कॉइल का जो प्लेन है इट विल बी ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। बाय कंस्ट्रक्शन हमने ऐसा कर दिया, तो ये साइन थीटा क्या हो गया, साइन 90 एंड इट बिकम्स 1। तो अब बचा क्या, अब बचा NBA अपॉन K। फॉर एनी गिवन गैल्वेनोमीटर दिस विल बी अ कांस्टेंट, है ना, इसको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलेंगे। एनी गैल्वेनोमीटर, यानी गिवन गैल्वेनोमीटर, दिस NBA अपॉन K विल बी अ कांस्टेंट, जिसको हम बोलेंगे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो व्हाट इट गिव्स इज अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू I। व्हाट इट गिव्स इज अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यानी डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, डिफ्लेक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। ये डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। और यही तो हमको चाहिए कि भाई मैं करंट मेजर करूं तो मैं अल्फा को ऐसा कैलिब्रेट कर दूं, यानी इस डिफ्लेक्शन को ऐसा कैलिब्रेट कर दूं कि, है ना, एक यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट फ्लो हो रहा है ना, एक यूनिट डिस्प्ले इसका वैल्यू निकल आएगा, है ना। मैंने इसे ऐसा कैलिब्रेट कर दिया स्केल को कि एक यूनिट डिफ्लेक्शन, अगर इसमें अगर 1 डिग्री डिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो एक्चुअली में कितना करंट मेजर कर रहा है, ये इससे हम निकाल सकते हैं। एंड दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ दिस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, तो इसमें लिखा है, उसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। Thus the deflection produced in the galvanometer coil is proportional to the current flowing through it. Consequently, the instrument can be provided with a scale with equal divisions along a circular scale to indicate equal steps in current. Such a scale is called linear scale, है ना। ये linear scale ही है because this pointer is rotating, इसलिए इसका shape circular दिया है, but ये measure क्या करेगा, proportionality ही measure करेगा। So अगर मुझे करंट चाहिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे करंट निकालूंगा, इससे करंट मुझे मिल जाएगी, I की वैल्यू क्या है, अल्फा K अपॉन NBA, या K अपॉन अल्फा। ये डिफ्लेक्शन मुझे मालूम है ना, ये तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है ना, तो मुझे करंट मिल जाएगा I। ओके, तो K अपॉन NBA G, इसको किससे दिखाते हैं, K अपॉन इसको हम दिखाते हैं G से, और इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट और करंट रिडक्शन
फैक्टर, इसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट या करंट रिडक्शन फैक्टर। ओके, सो I इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू एल्फा। ये क्या हो गया, I इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू एल्फा। ओके, होप दिस इज क्लियर टू यू। अब एक चीज़ और, एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। तो इट इज़ डिफाइंड एज द करंट which produces a deflection of one scale division in the galvanometer and is given by the current required to produce a unit deflection। एक scale deflection उसमें लगाने के लिए कितना करंट लग रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो ये कैसे निकलेगा, है ना, मुझे एक डिवीजन का डिफ्लेक्शन चाहिए, है ना, क्या चाहिए, मुझे एक डिवीजन का डिफ्लेक्शन चाहिए। तो वो निकलेगा G इज इक्वल टू I अपॉन एल्फा। G इज इक्वल टू I अपॉन एल्फा से, और ये भी कि G इज इक्वल टू K अपॉन N। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, उसको देखते हैं। सो सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिव का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ अगर हम थोड़ा सा हल्का सा भी उसमें चेंज लाते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत बड़ा दिखता है ना। कोई भी सेंसिटिव का मतलब क्या है, भाई मेरे को मैं ठंड से सेंसिटिव हूँ, इसका मतलब क्या, बाहर का टेम्परेचर हल्का सा थोड़ा सा चेंज हुआ, आपको सर्दी जुकाम होना चालू हो गया, तो आप बोले भाई मैं तो सेंसिटिव हूँ। किसी को बोले भाई मैं डस्ट से बहुत सेंसिटिव हूँ, डस्ट, है ना, तो हल्की सी रूम में झाड़ू लगाया, थोड़ी सी धूल उड़ी और आपको छींके आने लगी, तो आप सेंसिटिव हो। तो यहाँ पे मैं गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव कैसे बोलूँगा कि भाई हल्का सा भी अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है, बहुत ही कम अमाउंट में चेंज होता है करंट में, तो इट शोज़ अ डिफ्लेक्शन इन द पॉइंटर, है ना, समझ में आया, है ना, कि थोड़ा सा भी अगर करंट के वैल्यू में चेंज होता है थोड़ा सा भी, तो वो पॉइंटर डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो ज़्यादा सेंसिटिव कौन सा है, कि हल्के से चेंज को बड़ा डिफ्लेक्शन करके दिखाएं, हल्के से चेंज को बड़ा डिफ्लेक्शन करके दिखाएं, तो बोले भाई गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है। और लेस सेंसिटिव कि चेंज हो रहा है करंट में लेकिन डिफ्लेक्टर हिल ही नहीं रहा है, तो यानी वो सेंसिटिव नहीं है ना, यानी वो करंट को पकड़ नहीं पा रहा है कि चेंज हो रहा है करंट में, तो वो सेंसिटिव नहीं है ऐसा गैल्वेनोमीटर। और सेंसिटिव, ज़्यादा सेंसिटिव क्या है कि थोड़ा सा भी हल्का सा भी चेंज हो रहा है करंट में तो आपको बड़ा डिफ्लेक्शन दिखा रहा है ना, इट इज़ शोइंग ए बिग डिफ्लेक्शन, तो दैट इज़ सेंसिटिविटी। तो लेट मी डिफाइन द सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। A galvanometer is said to be sensitive if it shows large scale deflection even when a small current is passed through it or a small voltage is applied across it। तो मैंने अभी आपको जो हिंदी में अपनी भाषा में बताया, समझाया, that is written as a definition कि a galvanometer is said to be sensitive if the small change in the current shows a large scale deflection of the pointer। Okay, now sensitivity of galvanometer are two types, one is called current sensitivity and other is called voltage sensitivity। Okay, let us define what is current sensitivity। So current sensitivity is defined as the deflection produced in the galvanometer when a unit current flows through it, है ना। current sensitivity का मतलब क्या है, it is defined as deflection produced in the galvanometer when a unit current is flown through it। तो इसको हम दिखाते हैं, IS इज इक्वल टू I अपॉन एल्फा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, एल्फा अपॉन I। एल्फा इज द डिफ्लेक्शन, है ना, एंड I इज द करंट इन द सर्किट। तो हमको
ये डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट चाहिए, है ना। IS क्या है, करंट सेंसिटिविटी क्या है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। IS क्या है, करंट सेंसिटिविटी, एंड इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, एंड इट इज गिवन बाय K अपॉन NBA अपॉन K। इट इज गिवन बाय NBA अपॉन K, है ना। यूजुअल मीनिंग्स हैं इसके। N number of turns in the coil, B is the magnetic field, A is the area of the cross section of the rectangular coil, K is the torsional constant, ठीक है। NBA upon K, तो this is current sensitivity, okay। Now voltage sensitivity, it is defined as the deflection produced in the galvanometer when a unit potential difference is applied across its end, है ना। वोल्टेज सेंसिटिविटी का डेफिनेशन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। इसको हम कैसे दिखाते हैं, VS से, है ना। अगेन अल्फा अपॉन V, ये क्या होगा, अल्फा अपॉन V, एंड V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ। तो I is the current on the circuit, R is the resistance of the coil। R क्या है, R is the resistance of the coil, जो coil गैल्वेनोमीटर के अंदर है, ठीक है। तो इसको हम क्या दिखा सकते हैं, इसको हम दिखा सकते हैं NBA अपॉन KR, तो ये क्या हो गया, NBA अपॉन KR। अभी आप देखेंगे कि इन दोनों में रिलेशन बन गया, इन दोनों में क्या रिलेशन बन गया, VS इज इक्वल टू IS अपॉन R, VS इज इक्वल टू IS अपॉन R, क्योंकि ये जो है इतना, ये क्या है, करंट सेंसिटिविटी है ना। ये कितना है, करंट सेंसिटिविटी, उसको डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉयल, तो दिस इज करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द कॉयल। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज द करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाय R। नाउ इतना हम सिर्फ समझ लिए, अब थोड़े से कुछ जो इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको ले लेते हैं कि भाई मुझे सेंसिटिविटी मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर की बढ़ानी है। कौन सी सेंसिटिविटी, कोई भी करंट सेंसिटिविटी, मतलब ना करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, दिस इज़ द करंट सेंसिटिविटी, है ना। कब बढ़ा सकता हूँ, इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज कब कर सकता हूँ, हाँ, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू NBA अपॉन K, यानी आप देख लीजिए, इफ़ आई इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉयल तब बढ़ा सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि बल्कि हो जाएगा। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, हम तो इसको बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉयल मैं बढ़ा दिया, है ना, 100 टन की जगह 1000 टन, तो भैया एरिया मिलता है ना वो, तो एक लिमिट तक मैं नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉयल को बढ़ा सकता हूँ। अगर वो बढ़ा दिया तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन ये ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ये कर सकते हैं। अपने मन से कभी भी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना कम करना इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं बढ़ा दूँ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ा दूँ, तो उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा, मुझे मैग्नेट चेंज करना पड़ेगा। तो जिस टाइम पे हम डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर इस सेंसिटिविटी का गैल्वेनोमीटर डिज़ाइन करना है, तो उस हिसाब से हमको उसमें हॉर्सशू मैग्नेट लगाने पड़ेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉयल। थर्ड इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉयल, वो भी अगेन डिज़ाइन फेज़ में ही उसका एक वैल्यू हो सकता है, रोज़मर्रा में उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये डिज़ाइन फेज़ में ये होगा। तो अगर मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, अच्छा एरिया बहुत बड़ा नहीं कर सकते हैं, नहीं तो वो इंस्ट्रूमेंट फिर बल्कि हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट इज इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्सनल कांस्टेंट, है ना। तो हमको ऐसा मटेरियल का स्प्रिंग बनाना पड़ेगा जिसका टॉर्सनल कांस्टेंट बहुत लो हो। तो ऐसा कौन सा मटेरियल होता है, जनरली फॉस्फर ब्रॉन्ज के स्प्रिंग्स हम लगाते हैं, विच हैज़ लो वैल्यू ऑफ टॉर्सनल कांस्टेंट, ओके। फॉस्फर ब्रॉन्ज एक तो इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकेंड इज टॉर्शनल कांस्टेंट इज लो। तो सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं ड्यूरिंग डिज़ाइन फेज, है ना, नंबर ऑफ कॉइल्स ज़्यादा रख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, एरिया अगर इंक्रीज़ करें तो वो हो सकता है, और टॉर्शनल कांस्टेंट कम करें। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इसको अगर हम ऐसा बनाते हैं, ऐसा एक गैल्वेनोमीटर जिसमें ये सबको ऑप्टिमल रखें तो ये सेंसिटिविटी उसकी बढ़ सकती है। ओके, नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गैल्वेनोमीटर? बिकॉज ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का एडवांटेज क्या है दूसरे गैल्वेनोमीटर से, क्योंकि ये डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना, तो एक लीनियर स्केल यूज़ कर सकते हैं हम। पहला चीज़, क्योंकि डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो हमको मेजर करने के लिए इसमें लीनियर स्केल यूज़ कर सकते हैं, है ना। A moving coil galvanometer can be made highly sensitive by increasing NBA and decreasing K. हाईली सेंसिटिव बना सकते हैं इसको, NBA फैक्टर को और K फैक्टर को हम अल्टर करके हाईली सेंसिटिव बना सकते हैं। अब क्योंकि ये कॉयल एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड या अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से उस पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। वो हॉर्स शू मैग्नेट, एक स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट के बीच में रखा हुआ है, तो बाहर के जो एटमॉस्फेयर के पेरिफेरी के जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर ज़्यादा असर नहीं होता। दिस एनेबल्स अस टू यूज़ द गैल्वेनोमीटर इन एनी पोजीशन, है ना। Then last one, as the coil is wound over a metallic frame, the eddy currents produced in the frame brings the coil to rest quickly. Okay, अगर एक पॉइंटर है, जैसे ही करंट लगाया तो ये डैंगल करने लगा, इधर से इधर से इधर से इधर से ऐसा 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 करके एक जगह रुका, है ना, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंचने के लिए उसको समय लगा, ये घूमते गया, उसी करंट के भी पेरीफेरी में ऐसा घूमते 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 स्टॉप हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये एक मेटलिक फ्रेम में ये कॉयल है, तो एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे वो व्हाट आर एडी करंट्स। तो एडी करंट्स के कारण में क्या होता है कि ये जो डैंगलिंग है वो तुरंत स्टॉप हो जाता है ना। तो जैसे ही ये कॉयल मूव हुआ इधर से इधर, है ना, करंट जैसे हुआ तो ज़्यादा नहीं मूव करेगा, फट से स्टॉप हो जाएगा। तो ये क्या होगा कि हमको जल्दी रीडिंग मिल जाएगी, है ना, नहीं तो हमको इंतज़ार करना पड़ेगा एक्विलिब्रियम में आते 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 घूमते 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 ये स्टॉप हुआ। बिना एडी करंट के ये ऐसा रहेगा, लेकिन एडी करंट से जैसे ही वो घुमा स्टॉप, है ना, पॉइंटर जैसे ही घुमा स्टॉप, ठीक। सो एज द कॉयल इज वाउंड ओवर मेटलिक फ्रेम, द एडी करंट्स प्रोड्यूस इन द फ्रेम ब्रिंग्स द कॉयल क्विकली टू रेस्ट। अब इसके एक दो डिसएडवांटेज भी हैं, है ना। पहला डिसएडवांटेज ये, एक बार ये गैल्वेनोमीटर बन गया, मैन्युफैक्चर हो गया, तो उसकी सेंसिटिविटी को हम चेंज नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ये चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग में ही, डिज़ाइन में ही ये बनती हैं। अगर उसके बाद में हम बोले कि भाई आज इसकी सेंसिटिविटी बढ़ा दो या कम कर दो, तो ये नहीं हो सकता। ओके, सेकंड है, ऑल टाइप्स ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आर इजीली डैमेज्ड बाय ओवरलोडिंग। हमने सबसे पहला चीज़ इसमें जो बढ़ा था कि इट कैन मेजर ओनली स्मॉल करेंट्स, है ना, माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर का करंट मेजर कर सकते हैं। गलती से उसमें उससे ज़्यादा करंट गया तो वो गैल्वेनोमीटर गया, है ना, उसके कॉइल जल जाएंगे, है, उसको हाई करंट को विथस्टैंड नहीं कर पाएंगे और वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसको हम ये जब भी यूज़ करते हैं बहुत केयरफुली यूज़ करना पड़ेगा। सो अ करंट ग्रेटर देन दैट विच द इंस्ट्रूमेंट इज़ इंटेंडेड टू मेजर विल बर्न आउट इट्स हेयर स्प्रिंग और सस्पेंशन। सबसे पहला असर तो उसके हेयर स्प्रिंग में, फॉस्फर ब्रॉन्ज का जो हेयर स्प्रिंग है उसको जला देगा या फिर ख़त्म कर देगा। थर्ड वाला जो इसमें एक जो है, क्योंकि इसका जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन ही हमारा मेजरिंग एरिया होता है, तो अगर बहुत स्मॉल करंट है और अगर ये गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव है तो थोड़े से भी चेंज में फुल स्केल डिफ्लेक्शन मार देगा, तो मेजरमेंट मुश्किल होगा, हो गया। थोड़ा सा भी अगर करंट में चेंज होता है तो ये पूरा का पूरा डिफ्लेक्शन हो जाएगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देगा, और हमको वो जो रेंज करंट की मिलनी चाहिए जिसको मेजर करना चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना। तो गैल्वेनोमीटर कैन बी चेंज्ड इनटू अमीटर। अमीटर में कैसे चेंज कर सकते हैं,
उसको हम आगे देखते हैं। अच्छा, इट गैल्वेनोमीटर कैन बी ऑल्सो चेंज्ड इनटू वोल्ट मीटर, है ना। हायर करंट्स को मेजर करना है, अगर लार्जर करंट्स को मेजर करना है तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे गैल्वेनोमीटर के, ताकि वो लार्जर करंट्स को मेजर कर ले। और उसी तरीके से अगर मुझे वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप, हायर पोटेंशियल ड्रॉप्स उसमें चेंज करना, गैल्वेनोमीटर से चेक करना है, तब भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे गैल्वेनोमीटर के डिज़ाइन में, तो वो भी कर सकते हैं। तो व्हाट वी कैन डू नाउ इज़ वी कैन go to the next topic, conversion of galvanometer into an emitter. Please recall in Wheatstone bridge, how have we used galvanometer to measure current? Galvanometer is connected in series on the circuit where we have to measure the current. यानी करंट अगर मुझे मेजर करना है, सपोज है ना, एक ब्रांच है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है इसमें, तो हम क्या करते हैं कि इसमें गैल्वेनोमीटर को सीरीज़ में लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? सीरीज़ में लगा देते हैं, तो ये करंट मेजर करता है। नाउ सिंस दिस गैल्वेनोमीटर इज़ हैविंग कॉयल, इसको गैल्वेनोमीटर मेजरमेंट के लिए क्या है, इसमें कॉयल है, तो कॉयल का एक रेजिस्टेंस है ना, कॉयल में एक रेजिस्टेंस है। सपोज मैं उस रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर को बोलता हूँ जी, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर को क्या बोलता हूँ, जी, ठीक है। एंड इट हैज़ टू मेजर करंट आई फ्लोइंग इन द सर्किट। अब मैंने बोला कि भाई आई जो है ये बहुत बड़ा है, तो क्या होगा, आई अगर बड़ा है तो दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर खुद में एक रेजिस्टेंस है, तो ये क्या कर देगा, इट विल ऑल्टर द करंट, है ना। तो ये क्या कर देगा कि for measuring currents the galvanometer has to be connected in series, and as it has a large resistance, this will change the value of current in the circuit. तो हमने जिस करंट को मेजर करना है अगर उसे ही चेंज कर दिया तो क्या मेजर किया, है ना, क्योंकि इसमें एक लार्ज रेजिस्टेंस भी है। तो ये पहला कारण हो गया कि भाई गैल्वेनोमीटर को हमने अगर लार्ज करंट में अगर चेंज कर दिया, सीरीज में लगा दिया, तो सही वैल्यू मेजर नहीं करेगा। सेकंड, लार्ज रेजिस्टेंस है, ये करंट फ्लो हो रहा है और फाइन कॉपर से और फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्प्रिंग से बना है, तो उसको उड़ा भी देगा। तो मुझे इसको बचाना है और इसकी इफ़ेक्टिव जो रेजिस्टेंस है उसको कम भी करना है। क्या करना है, इस इंस्ट्रूमेंट को बचाना भी है, और है ना, इसमें एक रेजिस्टेंस है जी, ठीक, जो कि लार्ज है। तो इफ़ेक्टिवली इस इंस्ट्रूमेंट के जो रेजिस्टेंस है जिससे मैं मेजर कर रहा हूँ, इसको कम से कम रखना है। एंड आइडियल एमीटर, इसको यानी कि मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, एमीटर में चेंज कर रहा हूँ। व्हाट इज़ एमीटर? एन एमीटर इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर करंट थ्रू अ सर्किट एलिमेंट। व्हाट इज़ एमीटर? एमीटर इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर करंट थ्रू अ सर्किट एलिमेंट। ओके, तो एन आइडियल एमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है ज़ीरो, यानी उसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये लार्ज रेजिस्टेंस है तो मेरे को इसका रेजिस्टेंस कम करना है, एकदम कम करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दूँगा, ठीक है, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दूँगा, और इसकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो बहुत कम। क्या करें, इसको रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम। तो इसको अगर मैं बोलता हूँ, इसका जो रेजिस्टेंस है वो S है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, S है, ठीक है, जिसकी वैल्यू बहुत कम है। तो क्या होगा, ये जो I है वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक करंट जो गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, दूसरा जो इस रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, जो कि है I माइनस आई जी। कितना करंट जा रहा है, I माइनस आई जी। हम चाहते क्या है कि भाई ये जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कम से कम करंट जाए। क्या चाहते हैं हम, इस गैल्वेनोमीटर में कम से कम करंट जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा करंट जो है वो इस स्मॉल रेजिस्टेंस के थ्रू निकल के सर्किट में वापस चला जाए, है ना। तो ये जो स्मॉल रेजिस्टेंस जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं शंट। क्या बोलते हैं इसको, शंट, है ना, इसका नाम है। इस जो स्मॉल रेजिस्टेंस जिसको हमने पैरेलल में जोड़ा गैल्वेनोमीटर के, उसको बोलते हैं शंट। शंट क्या है, शंट इज़ अ लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर, और
एमिटर, इट प्रोटेक्ट्स द गैल्वेनोमीटर और एमिटर फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग करंट, है ना। इसका काम क्या है, एक गैल्वेनोमीटर को स्ट्रॉन्ग हाई करंट से बचाना होता है। अब ये करंट ज़्यादा इधर से क्यों जाएगा, इधर से क्यों नहीं जाएगा भाई, जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा वहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब है फ्लो ऑफ करंट को वो रोक रहा है। जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ फ्लो, यानी करंट को फ्लो होने में वहाँ दिक्कत होगी, उसके थ्रू जाने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर हम एक रास्ता दे दें कि भाई यहाँ से चले जाओ, यहाँ से तुमको रेजिस्टेंस कम मिलेगा, तो करंट ज़्यादा से ज़्यादा क्या कोशिश करेगा, वो तो कोशिश तो ये करेगा कि पूरा का पूरा शंट से चला जाए, जो कि आइडियल एमीटर होगा, है ना, कि पूरा का पूरा वैल्यू इधर से चले जाए। लेकिन अगर पूरा का पूरा इधर से चले जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में क्या डिफ्लेक्शन दिखेगा, नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। तो हमको इतना ही करंट इससे पास करना है जिसको गैल्वेनोमीटर सह सके और डिफ्लेक्शन दिखा सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लो रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जोड़ देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा कि ये जो करंट जो है वो बढ़ जाएगा, थोड़ा सा करंट गैल्वेनोमीटर में जाएगा और बहुत सारा करंट शंट से पास होके अल्टीमेटली सर्किट में जब वापस जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, आई ही रहेगी। हम यानी करंट को अल्टर नहीं कर रहे हैं, या कर भी रहे हैं तो बहुत कम से कम कर रहे हैं, जो आई जी के बराबर है, जिससे डिफ्लेक्शन मिल रहा है। अदरवाइज करंट को हम ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आई क्या है, आई इज़ द टोटल करंट इन सर्किट, ठीक है। आई जी इज़ द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, है ना। तो शंट के थ्रू कितना जा रहा है, आई माइनस आई जी। अब एक चीज़ देखिए, दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा, इन दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा क्योंकि ये पैरेलल में है, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप इन दोनों का इक्वेट करा सकते हैं, ठीक है। कैसे करा सकते हैं, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, जी। अच्छा, ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट नहीं है, दिस इज रेजिस्टेंस, है ना, थोड़ा सा याद रखेंगे। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट हम पहले वाले टॉपिक में पढ़े थे, इस टॉपिक में ये जी क्या है, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। और एस क्या है, एस इज द शंट रेजिस्टेंस, एस क्या है, शंट रेजिस्टेंस। तो भैया दोनों को मैं इक्वेट करा देता हूँ, पोटेंशियल ड्रॉप in the galvanometer is equal to potential drop in the shunt. तो potential drop in the galvanometer is Ig into G. Potential drop in the galvanometer is Ig into G. V is equal to IR, IR, ठीक है। And potential drop in the shunt is I minus Ig into S. इतना अगर आप याद रखो तो सारे न्यूमेरिकल बन जाएंगे, है ना। इतना याद रखो तो हमको सारे न्यूमेरिकल बन जाएंगे। इससे हम गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे शंट रेजिस्टेंस की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे हम करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर भी निकाल सकते हैं, है ना। और आई तो दिया ही रहेगा, ठीक है। तो मैं अब इसमें अलग अलग जो फॉर्मूलाज दिए हैं वो है, हाँ यहाँ पे दिया है शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो हम एक एक करके निकाल लेते हैं भाई, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, यहीं से निकाल लेते हैं, है ना। एस विल बी आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, ये शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना। आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी, ठीक है। अगर मुझे गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस निकालना है तो इसी फॉर्मूला को मैं क्या लिख दूंगा, G इज इक्वल टू आई माइनस आई जी अपॉन आई जी इंटू एस, ठीक। अब मुझे बोले कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस डिवाइस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस डिवाइस ये निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस हमको निकालना है इस डिवाइस का, है ना। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है G, शंट का है S, तो मैं ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन R, मैं बोलूँ डिवाइस, 1 अपॉन R डिवाइस इज इक्वल टू 1 अपॉन G प्लस 1 अपॉन S, यानी R डिवाइस कितना हो गया, रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इसको या
आर ई बोलो, रेजिस्टेंस इफेक्टिव, आर ई इज इक्वल टू जी इंटू एस अपॉन जी प्लस एस, जी इंटू एस अपॉन जी प्लस एस। हमने अभी भी बोला था कि भैया जो शंट रेजिस्टेंस है बहुत छोटा है, बहुत ही लो वैल्यू रेजिस्टेंस वैल्यू है। तो अगर मैं देखूं कि ये लो वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय जी एंड डिवाइडेड बाय जी प्लस एस, तो अगेन दिस रेजिस्टेंस आर ई इज इवन लेस देन शंट रेजिस्टेंस, है ना। इसको अगर मैं अगर कंपेयर करूं कि भैया जो रेजिस्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो और कम हो गया, जितना हमने शंट रेजिस्टेंस लिया था उससे भी कम रेजिस्टेंस हो गया, तो हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व हो गया। हमारा पर्पस क्या था कि इस डिवाइस के रेजिस्टेंस को इतना कम कर दें कि भाई जो करंट है उसको ऑल्टर ना कर पाए, या ऑल्टर करें भी तो बहुत कम से कम करें। तो हमारा जो पर्पस था एक लो वैल्यू शंट रेजिस्टेंस शंट लगाने का, तो वो उसको लगाने से, पैरेलल में लगाने से क्या होगा कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो शंट रेजिस्टेंस से भी कम हो गया, तो हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया। तो शंट क्यों यूज़ करते हैं उसके रीज़न है to prevent a galvanometer from being damaged due to large current, second to convert a galvanometer into ammeter, and third to increase the range of an ammeter। तो सपोज़ पहले हम माइक्रो एम्पियर में मेजर कर रहे थे, तो उसके रेंज को बढ़ाना है। भैया मेरे को मैक्सिमम आई मैक्स कितना है, सपोज़ 50 माइक्रो एम्पियर मेजर कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर से, तो मैं इसमें शंट रेजिस्टेंस लगाता हूँ तो हो सकता है कि मैं 5 एम्पियर मेजर कर सकता हूँ इसमें। वो तो हमको कोरिलेट करना पड़ेगा कितना शंट लगाएं कि वही डिवाइस जो 50 माइक्रो एम्पियर या 500 माइक्रो एम्पियर मेजर कर रहा था उससे हम 5 एम्पियर भी मेजर कर सकते हैं। रेंज को बढ़ा दिया, करंट मेजरमेंट के रेंज को इसने बढ़ा दिया। तो एक प्रॉब्लम करते हैं छोटा सा। सो द क्वेश्चन इज a galvanometer has a resistance of 50 ohm, a resistance of 5 ohm is connected across its terminal. What part of the total current will flow through the galvanometer? Okay, so there is a galvanometer and its resistance is 50 ohm. Then a shunt resistance of 5 ohm is connected across its terminal. So what is the value of द करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर? हमको निकालना क्या है, दिया क्या है, हमको दिया है जी, कितना दिया है 50 ओम, है ना, एस दिया है 5 ओम, ठीक। तो बोल रहे हैं कि भाई आई जी निकाल के दे दो। क्या निकाल के देना है, आई जी, ठीक है, या हमको फ्रैक्शन में निकालना है, आई जी अपॉन आई निकालना है, ठीक है। तो इससे हमने निकाल दिया भैया, मैं उस फॉर्मूला को याद कर लूँ या फिर सीधे लगा दूँ, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। आई जी मालूम नहीं, जी है 50, आई मालूम नहीं, आई जी मालूम नहीं, एस है 5, ठीक। तो मैं ये बोलता हूँ आई माइनस आई जी अपॉन आई जी इज इक्वल टू, इसको इधर ले, इसको उधर ले आता हूँ, 50 अपॉन 5, या फिर मैं इसको बोलता हूँ आई अपॉन आई जी माइनस 1 इज इक्वल टू 10, या आई अपॉन आई जी इज इक्वल टू 11। मुझे निकालना है आई जी अपॉन आई, किस फ्रैक्शन में वो जा रहा है ना, किस फ्रैक्शन में जा रहा है। तो इसको इन्वर्स कर देता हूँ, आई जी अपॉन आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 11, ठीक है। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दूंगा, तो इतना परसेंट करंट, मेन करंट उसमें जा रहा है आई गैल्वेनोमीटर में।
यानी Ig अपॉन I इज इक्वल टू 1/11. What fraction? This is the fraction of current flowing to this. Okay, so 1/11 is the answer. ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं. An ammeter of resistance 0.8 ohm can measure current up to 1 ampere. So what must be the value of shunt resistance to enable the ammeter to measure current up to 5 ampere? Okay, and second is what is the combined resistance of ammeter and shunt? Okay, तो सेम यही चीज़ है. अब इसमें थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो गया. पहले बोला भैया एक एमीटर ऑलरेडी बना हुआ है ना, और उसका रेजिस्टेंस कितना है 0.8 ओम है ना. तो यहाँ पे मैं बोलूँगा एमीटर नहीं, यहाँ गैल्वेनोमीटर. G इज इक्वल टू 0.8 ओम. ठीक है, इट कैन मेजर करंट अप टू 1 एम्पियर. तो Ig कितना है 1 एम्पियर. ओके, तो ये पूछ रहे हैं कि भाई वो S की वैल्यू क्या होगी जब I जो है वो 5 एम्पियर हो. S की वैल्यू क्या होगी जब I जो है 5 एम्पियर हो. ओके, तो फिर से इसी को लगाते हैं. मैं फॉर्मूला याद नहीं रखूँगा, मैं इसको करूँगा Ig इंटू G इज इक्वल टू I माइनस Ig इंटू S. Ig कितना है 1, G कितना है 0.8. ठीक है, I 5 माइनस 0.8 इंटू S तो निकालना है. तो ये कितना होगा 0.8, ये कितना हो गया 4.2 इज इक्वल टू S है ना. तो इसके वैल्यू अगर हम निकाल दें, सॉरी गलती हो गई, ये तो 1 है. तो 0.8 अपॉन 4 S इज इक्वल टू 0.2 ओम. आंसर क्या हो गया S इज इक्वल टू 0.2 ओम. अब बोल रहे हैं कि भाई इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस R इफेक्टिव कितना होगा G इंटू एस अपॉन G प्लस S. G 0.8 इंटू 0.2 अपॉन G प्लस S 0.8 प्लस 0.2 यानी हो गया 0.16 ओम है ना, 0.16 ओम. अब देखिए हमने अभी उस टाइम पे जो डिस्कस किया, शंट रेजिस्टेंस कितना हो निकला 0.2 ओम, लेकिन इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना निकला 0.16 ओम. यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस इज इवन लेस देन द शंट रेजिस्टेंस. यही चीज़ हमको दिखाना था आपको. एंड दैट इज हाउ. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू voltmeter. Now we have to measure the voltage across 2 points in a circuit. अगर ये पॉइंट A और B के अक्रॉस मुझे वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करना है कि इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, तो मैं क्या करता हूँ कि हम लास्ट क्लासेस में पढ़ें कि भाई एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं इसके पैरेलल है ना. इसके पैरेलल हम वोल्ट मीटर निकाल देते हैं. तो भाई इसमें जितना पोटेंशियल ड्रॉप है वो डिफ्लेक्शन से बता देगा भाई इसके अंदर कितना पोटेंशियल ड्रॉप है. बट हियर द क्वेश्चन इज वी हैव टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इन सच अ वे दैट इट वर्क्स एज अ वोल्ट मीटर. इस गैल्वेनोमीटर को हमको कन्वर्ट करना है तो ऐसे काम करे कि ये वोल्ट मीटर है. ठीक है, सो अ वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट. It is connected in parallel with the circuit element across which the potential difference is intended to be measured. मुझे इसमें potential difference, ये लोड है ना, मुझे इसमें potential difference निकालना है. सपोज ये V है ना, it is V. तो मैं क्या करता हूँ वोल्ट मीटर को इसके पैरेलल हम लगा देते हैं तो ये V निकल जाता है पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, नाउ अब मुझे इस गैल्वेनोमीटर को चेंज करना है
पोटेंशियल वोल्ट मीटर में, तो क्या करूँगा मैं, है ना। ये सपोज एक आई करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू दिस, तो इस आई करंट से मैं थोड़ा हिस्सा ले लेना चाहता हूँ, इस आई करंट से मैं थोड़ा हिस्सा पास कराना चाहता हूँ वोल्ट मीटर के थ्रू, है ना। मैं इस आई करंट का थोड़ा हिस्सा वोल्ट मीटर के थ्रू पास कराना चाहता हूँ ताकि मैं इसका पोटेंशियल ड्रॉप मेजर कर सकूँ इस सर्किट में। ओके, तो थ्योरी क्या बोलता है, it is connected in parallel with circuit element across which the potential difference is intended to measure. As a result, a small part of the total current passes through the voltmeter, so the current through the circuit element decreases. थोड़ा सा हिस्सा वोल्ट मीटर से पास किए तो जो सर्किट एलिमेंट्स में जो करंट है वो थोड़ा सा कम हो गया, कितना हो गया, I माइनस आई जी। This decreases the potential difference required to be measured. अब इससे टू अवॉइड दिस द वोल्ट मीटर शुड बी डिज़ाइन टू हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस, है ना। तो अब मुझे अगर इसका जो देखिए मुझे क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, इससे जो करंट पास हुआ उसका थोड़ा सा करंट मुझे ले लेना है, थोड़ा सा लेना है, बहुत सारा नहीं लग गया, बहुत सारा ले लिया तो पूरा पोटेंशियल ड्रॉप जो है उसकी वैल्यू सही नहीं आएगी। तो अगर मुझे थोड़ा सा करंट लेना है और ज़्यादा करंट लोड से पास करें तो क्या करना चाहिए, इसमें इसके अंदर जो गैल्वेनोमीटर है उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कर देना चाहिए, थोड़ा ही करंट पास हो, थोड़ा ही करंट पास हो, तो इसका क्या करना चाहिए, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहिए। आइडियली एक वोल्ट मीटर, अच्छा आइडियल वोल्ट मीटर क्या होगा, जिसका जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको इस इंस्ट्रूमेंट के रेजिस्टेंस को बहुत हाई रखना चाहते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको मैं अब यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इट इज़ अ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब इसका रेजिस्टेंस हाई करना है तो क्या करना चाहिए, कुछ सीरीज़ में जोड़ देना चाहिए, कुछ रेजिस्टेंस सीरीज़ में जोड़ देना चाहिए। तो मैं इसमें कुछ रेजिस्टेंस सीरीज़ में जोड़ दिया, सपोज़ वो R है ना, सपोज़ इसमें एक रेजिस्टेंस सीरीज़ में जोड़ दिया, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, IG, ठीक है। द वैल्यू ऑफ R शुड बी वेरी हाई, क्या होना चाहिए, द R शुड बी वेरी हाई। ओके, तो मैं ये दोनों पॉइंट्स A और B के बीच में एक गैल्वेनोमीटर, उसमें सीरीज़ में एक वेरी हाई रेजिस्टेंस जोड़ देता हूँ, तो ये मुझे AB का लगभग पोटेंशियल डिफरेंस दे देता है। लगभग इसलिए बोल दिया क्योंकि थोड़ा सा करंट ये अपने डिफ्लेक्शन के लिए यूज़ कर रहा है, तो थोड़ा सा इसका वैल्यू जो करंट है उसकी वैल्यू चेंज हुई। तो इसका मतलब क्या है, IG शुड बी स्मॉलेस्ट इनफ, IG कितना होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए ताकि डिफ्लेक्शन कर सके, है ना। क्योंकि ये जो गैल्वेनोमीटर है वो माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर में ही नापता है ना, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा परसेंटेज एरर आएगा। जो लास्ट क्लास में पढ़ लिए, इसको हटाने के लिए हम मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज मीटर ब्रिज नहीं, हम मीटर ब्रिज यूज़ करते थे, ठीक है। तो अब थोड़े से हम इसमें देख लें, अब दोनों में करंट सेम फ्लो हो रहा है। तो इफ़ G इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, IG इज़ द करंट with which galvanometer gives full scale deflection, है ना। IG क्या है, it is a current which gives full scale deflection, and 0 to V is the required range of the voltmeter, and R is the high resistance which restricts the current to a safe limit IG. Then total resistance कितना हो गया इसका डिवाइस का, R plus G, that is total resistance। या रेजिस्टेंस इफेक्टिव बोले, रेजिस्टेंस इफेक्टिव इज R प्लस G। ओके, अब ओम्स लॉ अगर इसमें लगाते हैं तो IG निकल आएगा, IG इज इक्वल टू V अपॉन रेजिस्टेंस, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, R प्लस G। तो ये भाई करंट फ्लोइंग थ्रू द वोल्टमीटर है। फिर इसका कैलिब्रेशन ऐसा कर दें कि ये इसको हम रिलेट कर दें वोल्टेज से,
तो ये इतने करंट में कितना वोल्टेज होता है अगर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। सपोज आई जी शोज़ आई जी इज़ द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है ना, मैक्सिमम करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, और सपोज इट इज़ प्रोपोर्शनल टू से 5 वोल्ट्स, तो हम उसको कैलिब्रेट कर देंगे। टोटल मैक्सिमम अमाउंट कितना मेजर कर सकता है 5 वोल्ट्स। सो V इज़ मैक्सिमम हियर, आई जी इज़ ऑल्सो मैक्सिमम हियर, है ना। ये टोटल रेंज बता रहे हैं उस वोल्ट मीटर का कि आई जी मैक्सिमम रहेगा तब V मैक्सिमम रहेगा। इसका मतलब मैक्सिमम कितना वोल्टेज हम मेजर कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से। ओके, सो बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर वी गेट अ वोल्ट मीटर ऑफ डिजायर्ड रेंज। Moreover, the deflection in the galvanometer is proportional to the current Ig and hence to V, है ना। जैसे Ig is proportional to V. The scale can be graduated to read the value of potential difference directly, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर में एम्पियर की जगह हम वोल्टेज लगा देंगे उसके स्केल में, है ना, और उसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन में सपोज 5 वोल्ट 0 to 5, है ना, यहाँ पे है 0, बीच में है 2.5 वोल्ट, तो ये हम ग्रेजुएशन वोल्टेज में कर देंगे तो हमको डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। द स्केल कैन बी ग्रेजुएटेड टू रीड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली, हैंस अ वोल्ट मीटर इज़ अ हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, ठीक है। हम वोल्ट मीटर को क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर एंड R प्लस जी इज़ मच ग्रेटर देन R, ठीक है। R प्लस जी इज़ मच ग्रेटर देन G, सॉरी R बोला G, it is much greater than resistance of the galvanometer and hence it keeps the galvanometer safe, ठीक है। तो अब इसमें एक काम करते हैं, इसमें भी एक क्वेश्चन करते हैं। So the question is, a galvanometer with a coil resistance of 12 ohm shows a full scale deflection for a current of 2.5 milliampere. How will you convert it into a voltmeter of range 7.5 volt? Also find the total resistance of the voltmeter formed, ठीक है। So whenever you are trying this kind of questions, ये वाला डायग्राम हमेशा, चाहे ए मीटर क्वेश्चन हो या वोल्ट मीटर क्वेश्चन हो, तो इसका डायग्राम्स हमेशा याद रखेंगे। इसको याद रखेंगे तो सारा काम आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन बोलता है कि अ गैल्वेनोमीटर विद अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम, तो G कितना है यहाँ पे 12 ओम, ओके। एंड इट शोज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन कब दिखा रहा है, जब करंट कितना हो, यानी कि आई जी कितना हो 2.5 मिली एम्पियर, यानी ये पूरा फुल स्केल डिफ्लेक्शन 2.5 मिली एम्पियर में दिखाता है। अब इसको कन्वर्ट करना है, हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 7.5 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर का जो रेंज है वो 0 to 7.5 है ना। V इज इक्वल टू 0 to 7.5 वोल्ट्स, 7.5, ठीक। इसको हमको कन्वर्ट करना है 7.5 वोल्ट्स। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, RE, इट इज 12 प्लस R, है ना। हमको RE तो निकालना है, ठीक है। करंट क्या है 2.5 मिली एम्पियर, वोल्टेज कितना निकालना है 7.5 वोल्ट, टोटल V, ठीक है। तो सीधे डायरेक्ट ओम्स लॉ लगाते हैं और सब वैल्यू आ जाएगा। V इज इक्वल टू IR, V है 7.5, I कितना है 2.5 इंटू 10⁻³ R कितना है 12 प्लस R, तो ये इधर गया, तो 12 प्लस R इज इक्वल टू 7.5 अपॉन 2.5 इंटू 10⁻³ ये ऊपर चला गया, 25 1 3 यानी 3 इंटू 10⁻³ यानी कितना हो गया ये 3000। तो R इज इक्वल टू 3000 माइनस 12, 3000 माइनस 12 यानी कितना हो गया 2988 ओम, 2988 ओम, ठीक है 2988 ओम। तो ये आंसर आ गया भैया। इसमें कितना रेजिस्टेंस लगाएंगे 2988। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है, हम पहले निकाल लिए थे, है ना।
12 प्लस R इज इक्वल टू 3000। टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना है 3000 ओम। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है 3000 ओम, और जो रेजिस्टेंस हम एक्स्ट्रा लगाएंगे वो कितना है 2988 ओम। सो द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज 3000 एंड द रेजिस्टेंस सेपरेटली पुट टू कन्वर्ट galvanometer into voltmeter is 2988. So hope this topic is clear to you. I'll give you some assignment questions for practice galvanometer, ammeter and voltmeter. Thank you.